चाहिए, जरा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही साथ सुशील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं उमेश शर्मा साहब आपके पास आना चाहूँगा और एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर कि ये कहा गया है, अभी आपने सुना होगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब को, उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ संकेत है, हालांकि बजट सुनना देखना और बाकी अभी। विजय जी, मैंने भी अभी आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि वे संसदीय मंत्री भी हैं इसलिए वो आधिकारिक रूप से बोल भी सकते हैं, और कैबिनेट समाप्त होने के तुरंत पश्चात उनकी ये पहली प्रतिक्रिया थी जी। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत ही संतोष का विषय है कि किसी भी प्रकार का नया करारोपण नहीं करा जाएगा। तो नया कर आरोपित नहीं होने से कोरोना काल के बाद जो अर्थव्यवस्था स्थिर रखने का प्रयास सरकार ने करा था, नागरिकों को और भी मुझे लग रहा है कि संतोषप्रद स्थिति की प्राप्ति होगी। एक तो ये बात है, और दूसरा मुझे लग रहा है कि एक बहुत आत्मसंतोष की बात ये भी है जो माननीय गृह मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी ने कही है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनकर उभरा है कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य से ज्यादा उसकी जीडीपी की दर है 19.74 की, 19%, 74 की ये जीडीपी की दर प्राप्त करिए। एक तो ये बात है विजय जी, और दूसरी बात यह है विजय जी की जो बजट होता है वो बजट किसी भी राज्य सरकार का जो होता है वो उसके क्रियान्वयन की शक्ति का, संकल्प का आर्थिक दस्तावेज होता है। और इस आर्थिक दस्तावेज में मुझे लग रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मंत्र इस बजट में ध्वनित होगा, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मंत्र जब ध्वनित होगा तो उस मंत्र की गूंज जो है वो सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी। किसी भी राज्य का जो आर्थिक आधार होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत कुछ जो है कृषि पर आधारित है। तो कृषि की आधारित इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है औद्योगों के साथ समन्वय करके शहरी और ग्रामीण विकास को समन्वित आधार पर करने का मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रावधान होगा। और मध्य प्रदेश चूंकि नवाचार की भूमि रही है, तो किसी भी देश के किसी भी राज्य में पहली बार ये नवाचार किया जा रहा है। ये चाइल्ड बजट अलग से लाया जा रहा है और लगभग 13 बिंदु उसमें समाहित हो सकते हैं, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से संकेत मिला है। तो ये जो चाइल्ड बजट है तो मुझे लग रहा है कि ये एक नवाचार भी होगा और देश के अंदर एक क्रांतिकारी संदेश देने वाला भी भाव इसके अंदर आएगा। और बाकी की जो शेष चीजें हैं, अधोसंरचना का विकास है या औद्योगिक विकास है या रोजगार है या कृषि है या ग्रामीण और शहरी विकास है, और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं रही है, चाहे लाडली लक्ष्मी रही हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना रही हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रही हो, मुख्यमंत्री जनसंबल की योजना रही है, इन योजनाओं को भी मुझे लग रहा है कि इस बजट के माध्यम से और अधिक सशक्त करने का प्रयास करा जाएगा। आखिरी बात कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आंकड़ा आया और कल विधानसभा के पटल पर भी आया है कि कोरोना के संकट काल के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 18.87% की उसमें वृद्धि हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और दलहन और तिलहन जैसी जो व्यावसायिक फसलें होती है, जिनको नगद फसल भी कहा जाता है, तो दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ा है। इससे कृषि की और कृषकों की जो अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं जरा इस पे मैं उमेश यादव जी से मैं बातचीत करूंगा। दलहन और तिलहन की आप बात कर रहे हैं, उमेश यादव जी आपने पूरा सुना होगा, माफ कीजिएगा योगेश यादव जी, आपने पूरा सुना होगा उमेश जी को। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से नए टैक्स में कोई इजाफा नहीं होगा, किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जीडीपी भी मध्य प्रदेश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जीएसडी भी बढ़ रही है। दूसरा सवाल ये कि दलहन और तिलहन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मैं ये भी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में कृषि भूमि घट रही है लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, और मैं शायद प्रजातंत्र के इस तरीके का पहली बार बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि अभी बजट को प्रस्तुत किया नहीं गया और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने उत्साहजनक वहां पर टिप्पणी कर दी। और ये असंसदीय है या संसदीय, इसका फैसला तो अब विधान पटल पर होगा। हमारे प्रवक्ता महोदय ने बजट के पहले ही इतनी सारी बातें कह दी कि जैसे उत्साह और नया संचार, नया सवेरा, और जिस तरीके से देश में प्रदेश में एक नई क्रांति होने वाली है, जबकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश दिन पर दिन एक फिसड्डी राज्य की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात खराब होते जा रहे हैं। जहां तक अभी आप जीडीपी की बात कर रहे थे तो जीएसडीपी
जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कमजोर है, मात्र 8.5% का योगदान। जबकि आप गुजरात जैसे प्रांत या राजस्थान या आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वो 20 से 25% हमसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं से हम औद्योगिक धरातल पर हम शून्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप को कायम किया जाना चाहिए, जो रोजगार को सृजन करने के मामले किए जाना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। आज हमारे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लतीफी है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी ड्रग लाइसेंस हो, मेडिकल लाइसेंस मैं आपको रोक रहा हूं। खुद वित्त मंत्री ने क्या कहा बजट पेश करने से पहले, जब वो घर से निकले हैं, घर से निकलते समय जब उनसे बातचीत हुई, क्या कहा, जरा उनको भी सुन लीजिए। सर 7.5 करोड़ जनता की आस आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे खरा। तो बिल्कुल ये वो ब्रीफकेस है जहां पर प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की विकास योजनाओं पर आज सर क्या कुछ मिलेगा? 1 घंटे का बस इंतजार है। अब आपकी उम्मीदों के अनुरूप बजट होगा, जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा इस बजट में, कोई कमी नहीं रहेगी। सर खासतौर से किसानों और महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। आने वाला बजट सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप यह बजट होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम पूरा करेंगे। सर 2 साल से कोविड का काल था, ऐसे में माना जा रहा है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा जनता पर? नहीं, मैं कह सकता हूं कि बजट अच्छा आएगा, आप चिंता न करें, बजट अच्छा आएगा। सर लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 योजना में भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है, माना जा रहा है धार्मिक योजनाओं को भी बढ़ाया जाए। ये सारी बातें अभी बजट जब प्रस्तुत होगा उसके बाद ही अपन करेंगे। चलिए, सारी बातें जब बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद ही होगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बात तो ये कि सबसे बड़ी बात तो ये सामने निकल कर आ रही है कि जो कहा है संसदीय मंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे संकेत हैं कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कम से कम ये राहत जरूर हो सकती है मध्य प्रदेश के लिए। और दूसरी बात उन्होंने जीएसडीपी को लेकर कहा है, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उसमें मध्य प्रदेश देश की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। देखिए विजय, निश्चित रूप से इस बजट में कई चीजें दिखाई देने वाली है। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हुई और बजट को मंजूरी मिली है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री भी है गृह एवं जेल के साथ, और संसदीय जो कार्य की काम करना होता है वो संसदीय कार्य मंत्री को करना होता है। तो बड़ा बयान है उनका कि कोई टैक्स इस बार देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरह के उन्होंने संकेत दिए। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि बजट में क्या क्या दिखाई देगा। लेकिन एक और बड़ी खबर यह भी है विजय कि जीडीपी करंट रेट भारत में सबसे तेजी से बढ़ता राज्य मध्य प्रदेश होगा। 19.74% पहुंची है एमपी की जीडीपी। ये कैबिनेट में अभी चर्चा के दौरान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को सभी मंत्रियों ने बधाई भी दी है इस बात को लेकर। और जो अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की, वो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दिखाई देने वाली, यानी बजट में इस बात के संकेत साफ नजर आएंगे। तीनों सेक्टरों में मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, चाहे कृषि खनिज की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें, इनमें मध्य प्रदेश ने एक नया स्थान बनाया है। जो घरेलू उत्पाद जो है वो 11.19% पहुंचा है सकल घरेलू उत्पाद मध्य प्रदेश का, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एमपी का बजट दिखाई देगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो संभावना जताई जा रही, जिस तरह का संकेत इशारा किया है संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कि कोई टैक्स दिखाई नहीं देगा, तो निश्चित रूप से एक राहत की बात होगी जनता के लिए। लेकिन यदि देश के भीतर सबसे ज्यादा जीडीपी, सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी आने वाले दिनों में अच्छे संकेत देते हैं। थोड़ी देर में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी रहेंगे इसमें शामिल। उसके बाद वो बात भी करेंगे, लेकिन दूसरे कार्यक्रम के दौरान वो भी दिखाई देंगे। पर अभी थोड़ी देर में बजट को प्रस्तुत करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा। पर उससे पहले जो बैठक हुई है उसमें संकेत मिल गए हैं कि इस बार का बजट कैसा होने वाला है, यानी 2023 की झलक साफ दिखाई देगी। मैं सीधे सुशील शर्मा साहब आपसे बातचीत करता हूं। जरा ये तमाम तरह की बातें हो गई, इसमें आरोप प्रत्यारोप भी हो गए। बतौर पत्रकार आपको क्या कमी महसूस होती है, या क्या आप देखते हैं इस बजट में, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी है, फिर 1 साल बाद लोकसभा में जाना है, तो कम से कम सर्वस्पर्शी रखने की कोशिश सरकार ज़रूर करेगी, हर वर्ग को साधने की कोशिश ज़रूर करेगी। देखिए विजय जी, सरकार का क्या रुख होगा वो तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही है मुझे लगता है बड़ा
हास्यास्पद भी है और बड़ा आश्चर्यजनक भी है जी। कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जी। तो आपके पास टैक्स लगाने के लिए बचा क्या है? जब से जीएसटी आ गया है राज्य सरकारों के पास टैक्स के बहुत सीमित साधन रह गए हैं। पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स लगा सकते हैं, एक्साइज और ये एक्साइज पे कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास किसी भी वस्तु पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बार बार प्रचारित की जा रही है कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये इस बात का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गृह मंत्री जी ने किस हिसाब से ये बात बोली है। कहाँ पर टैक्स लगा सकती थी सरकार, वो भी तो बताए, क्योंकि अमूमन सारे टैक्स अब जो है जीएसटी के माध्यम से कलेक्ट होते हैं और ये सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है कि जीडीपी बढ़ गया है और आर्थिक ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। यदि आप आर्थिक ग्रोथ कर रहे हैं तो बेरोजगारी नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर एक साल में 6 लाख से ज़्यादा पंजीकरण बेरोजगारों का पंजीकरण बढ़ा है तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही गुमराह कर रही है, गलत आंकड़े पेश कर रही है। इस बात पे सवाल उठाया जाना चाहिए कि जब बेरोजगारी यानी उत्पादन से सीधा रोजगार का संबंध स्थापित होता है, यदि रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ रहा है, यदि उत्पादन बढ़ रहा है और रोजगार भी घट रहा है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मेल हो रहा है। ये बहुत इसको मैं भी समझना चाहूँगा वित्त मंत्री से भी और बल्कि आर्थिक विशेषज्ञों से कि क्या ऐसा संभव है कि एक तरफ जीडीपी बढ़ता जाए, एक तरफ आर्थिक ग्रोथ बढ़ती जाए और बेरोजगारी बढ़ती जाए? ये कैसे एक साथ हो सकता है? ये उमेश जी भी बता सकते हैं। उमेश जी इस पर जरूर। हाँ उमेश जी, आपने सुना होगा सुशील शर्मा साहब ने कुछ तीखे और कड़े सवाल पूछे हैं। नहीं, मैं सुशील जी भाई साहब की बात का बहुत विनयशीलता से उत्तर देता हूँ। एक तो ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में पिछली वर्ष की अपेक्षा इस समय जो है वो 5.46 लाख लगभग 5,46,000 पंजीकृत बेरोजगार बढ़े हैं। और उसका कारण ये होता है कि जो बच्चे डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो पंजीयन विभाग होता है उसके अंदर एक बेरोजगारी का जो सिस्टम है कि आप बेरोजगार है, पंजीयन कराना पड़ता है। तो प्रतिवर्ष इस प्रकार के पंजीयन होते हैं। क्योंकि कोरोना काल में रोजगार की रफ्तार घटी थी, अब पंजीयन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि इसको बेरोजगारी की पूर्णता नहीं माना जा सकती है। बेरोजगारी जो है वो पंजीयन खातों के अंदर जो पंजीकृत 5.46 लाख लोग हुए हैं, निश्चित रूप से एक आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। और जीविकोपार्जन के साधन और रोजगार के साधन इनके अंदर भी वृद्धि करी गई है। और जहां तक जीडीपी की बात है तो जीडीपी जो होती है वो समग्रता के आधार पर आकलित करी जाती है और उसको केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित करके आकलित नहीं करा जा सकता। तो संभवतः जो संसदीय मंत्री जी का आकलन रहा होगा, एक तो वो इस आधार पर आकलित करा होगा। एक तो ये बात। दूसरा, सुशील जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छा और मौजूद प्रश्न उठाया है कि राज्य सरकारों के पास करारोपित करने के जो प्रावधान है वो बहुत सीमित रह गए हैं। पर इसके बाद भी उन्होंने एक अच्छी बात ये जोड़ी है कि एक्साइज के अंदर बढ़ाया जा सकता है या पेट्रोल डीजल उत्पादों पर बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर संसदीय मंत्री जी ने संकेत करा है तो ये बात भी संतोषजनक हो सकती है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर आपको ये अतिरिक्त वेट नहीं लगाया जाएगा या एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी संतोष की और राहत की खबर हो सकती है अगर इस प्रकार का बजट का जो प्रावधान है जब बजट रखा जाएगा पटल में और इस प्रकार का आता है कि पेट्रोल डीजल उत्पाद पर किसी प्रकार का वेट या एक्साइज की ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है या सरकार के पास, जैसा सुशील जी कह रहे थे कि बहुत सीमित चीजें होती है जिन पर करारोपण करा जाता है। तो गृह मंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नया नहीं लगाया जा सकता है। तो राज्य सरकार के पास जो सीमित प्रावधान है, इसका तात्पर्य है कि उन सीमित प्रावधानों पर भी कोई नया करारोपण नहीं करा जा रहा। एक तो ये बात। और दूसरा, योगेश जी भाई साहब ने भी एक गंभीर बात उठाई थी कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये जो पूर्व घोषणा करी है और ये संसदीय आचरण के अंतर्गत आता है। योगेश जी बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लंबा जवाब हो गया। उमेश जी मैं रोक रहा हूँ आपको। योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी। देखिए, मैं मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं जीएसटीबी के बारे में बातचीत कर रहा था जो मात्र 8.5% है। इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि 19% हमारी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुशील शर्मा जी का ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जीएसटीबी जो भी कुछ निर्भर करता है वो बेरोजगारों की संख्या, घरेलू उत्पाद, बढ़ती हुई प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सेवाओं सब पर आधारित होता है। ये टोटल इसका समावेश किया जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो ये सब असंतुलित है। उसके बाद हम यदि घोषणा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से आंकड़ों की बाजीगरी है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो 30 लाख बेरोजगारी बताई गई है, जिसमें 6.5 लाख बेरोजगारों की बढ़ोतरी हुई, ये तो मध्य प्रदेश का पोर्टल कह
कह रहा है, ये तो मध्य प्रदेश का वो है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ बेरोजगार हुए, जिसमें से 35% वो मतलब बेरोजगार आप योगेश जी साफ जो- तौर पर ये कहना चाहते हैं कि नीति आयोग, मध्य प्रदेश की नीति आयोग ने जिन बुद्धिजीवियों को रखा था वो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं? देखिए, ये आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है। मैं निश्चित ही सुशील शर्मा जी के इस एक सवाल और मेरा बात आपसे का कि क्या मध्य प्रदेश अगर प्रगति करता है तो उसमें कोई संशय की स्थिति है क्या? जी हाँ, मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेट है वो आंकड़ों की बाजीगरी में, क्योंकि इस सरकार के पास तो कोई विजन तो है नहीं स्वयं का, इनको तो आयोजन इवेंट से मतलब रहता है। अब मैं आपको बतलाता हूं, 35% ग्रेजुएट बेरोजगार है हमारे, और मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है कि एकल खिड़की प्रणाली इतनी ज्यादा भ्रष्ट कोई वो नहीं हुआ है। एक एक खिड़की प्रणाली में यदि हम फैक्ट्री का लाइसेंस लेने जाते हैं, ड्रग लाइसेंस लेने जाते हैं या किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने जाते हैं तो 3-4 महीने। जरा ट्वीट भी मैं पढ़ के दिखा देता हूं, एक माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। वित्त मंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा आज विकासोन्मुखी हितग्राही मूलक बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट है, जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बजट को मूर्त रूप देने के प्रयासों के लिए आपको, आपकी टीम को बधाई। जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए विजय जी, बजट को मैं जब ही महत्वपूर्ण या सार्थक बजट मानूंगा, वरना ये बजट तो हर साल प्रस्तुत किया जाता है और बेमानी बजट कहलाता है। इसका अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि आप हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं नकारने के लिए सारी चीजों को नकार रहे हैं योगेश जी, या वाकई कुछ आपके पास भी आंकड़े हैं या कुछ फैक्ट है आपके पास, या सिर्फ आलोचना करना है? आपको मैं प्रस्तुत करता हूं, यदि साक्ष्य, यदि हम लगातार हमारे जीएसटी भी बढ़ रही है तो फिर हमें कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों? हर 3 माह में, इस पर मैं सुशील जी का रिएक्शन चाहूंगा। सुशील जी, आप भी कुछ महत्वपूर्ण बात इसी पर बता रहे थे। देखिए विजय जी, आदरणीय योगेश जी, सुशील जी कुछ कह रहे, जरा उनको सुन लेते हैं। देखिए विजय जी, उमेश शर्मा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है और वो भी बहुत जो है बातों को जो है घुमा फिरा के बोलने में मुझे लगता बहुत माहिर हैं। उन्होंने ये बात कह दी, बिल्कुल ठीक है कि नए बेरोजगार जो नए शिक्षित होते हैं वो पंजीकृत होते हैं, लेकिन पुराने जो पंजीकृत हैं वो तो कम होना चाहिए ना। यदि आपके यहाँ आर्थिक ग्रोथ हो रही है, आपकी जीएसडीपी तो 24 लाख में से कुछ तो कम होने थे, कुछ को तो रोजगार सृजित होना था। इसका मतलब है कि जो पंजीकृत है उनको तो रोजगार मिला ही नहीं, जो नव शिक्षित हैं वो और आपके बेरोजगारों की श्रेणी में आ गए। तो देखिए उमेश जी, आपको अपनी देखिए, मैं मुख्यमंत्री का विजन बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी सरकार की सोच बहुत काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नौकरशाही पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, विजय जी मेरी बात पूरी हो जाती है, जब तक नौकरशाही पर लगाम नहीं हो, जब तक नौकरशाही इस आंकड़ों के माध्यम से सरकार को गुमराह करती रहेगी, तब तक सरकार के लिए अच्छा नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए 2023 आम चुनाव अभी अगले साल है, यदि आप लोक लुभावन स्कीमों की तरफ जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश का कर्ज और बढ़ाने का ही काम करेंगे। टैक्स आप ये पेट्रोल डीजल पर नहीं लगाइए, ये जनता को बड़ी राहत हो जाएगी, लेकिन आप लोक लुभावन स्कीमों पर ना जाएं, अपना जो घाटा कम करने की कोशिश करें और राजस्व बढ़ाने की कोशिश। आप सोचिए, करेत्तर राजस्व, जो कर से इतर जो आपका राजस्व है वो यदि आप बढ़ाने जाएंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको 32,000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, ये कैसे पूरा होगा? ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो वित्त मंत्री को समझने होंगे। और नौकरशाही पर मैं फिर बोल रहा हूं, उमेश जी आप अपनी सरकार में कहिए कि नौकरशाही के गुमराह करने वाले आंकड़ों से सावधान रहें। क्या उमेश जी तो लगातार अपनी बात रखते भी हैं, कई बार उनको अपनी बात रखने का जो है वो हर्जाना भुगतना भी पड़ता है। इस बात कहते हैं, इस समय भी वो सच की बात कहें। जी जी, भी सच को, वो आंकड़ों की बात में ना फंसते हुए वो सच की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल, मेरा कथन ये है जी जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने घरेलू उत्पाद या स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने कितनी कोशिश की? आपका विजन क्या है? मैं सुशील शर्मा जी की बात करता हूं। आप राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या टैक्स बढ़ाकर, क्या रियल एस्टेट पर आप कर बढ़ाकर करना चाहते हैं, या आप दूसरी नीतियों पर जो हमारा राजस्व बढ़ाना चाहते हैं? इस तरीके से तो आप जनता को दोहरी मार रहे हैं। और जहां तक डीजल पेट्रोल से पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, आप देख लीजिएगा परसों का दिन क्या होगा कि डीजल पेट्रोल पर क्या होगा, फिर मध्य प्रदेश पर एक भार पड़ेगा। तो आप मध्य प्रदेश को बराए करम, हम तो इतना ही कहते हैं कि विकास की तरफ तो आपका विकास उन्मुखी बातचीत तो है ही नहीं, लेकिन जो शने शने हम डल होते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे 1.25 लाख बच्चे आज स्कूलों में कम हो गए, मतलब शिक्षा का स्तर भी
गिरता जा रहा है। 3,500 करोड़ उस पर बजट पर आप लोगों ने खर्च कर दिया, लेकिन इसके परिणाम कहाँ है, विजन क्या है, शिक्षा कहाँ जा रही है, स्वास्थ्य के हालात देखिए, किसी सरकारी ये जरूर कह सकता हूं कि जो मुद्दे आप रख रहे हैं उस पर वो विचार किया जा सकता है, विचार करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी एक आइडिया देता है, कम से कम उन आइडिया पर फोकस होना चाहिए। आप